गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन जो है वो 29 अप्रैल के एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण मिलने वाली हैं, अपन उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल अपन पढ़ेंगे इस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा और देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आज के सेशन के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो हेडलाइंस हैं। सबसे पहले अपन आज के एडिटोरियल को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो एडिटोरियल को अपन रीड आउट कर सकते हैं और उसका अर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद में इस एडिटोरियल से जुड़ी हुई वोकेब अपन देखेंगे, ग्रामर एरर देखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछी जाती हैं। यदि आप विभिन्न तरीके के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस तरीके की ग्रामर एरर से फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसके बाद में आज कुछ नया जो है वो मैंने इस सेशन के अंदर जोड़ा है। यहाँ पे वर्ड स्वैप एक्सरसाइज जो कि एसबीआई क्लर्क या बैंक के एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछने को मिलती है यहाँ पे, या एलआईसी के एग्ज़ाम में या आरबीआई के एग्ज़ाम में, इस तरीके के एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसको अपन वर्ड एक्सचेंज एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं या वर्ड स्वैप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं तो आप उनको भर सकते हैं। लगभग जो है वो 5000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ उसके अंदर हैं, तो इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज भी आपको इस जो है वो सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम प्रतिदिन की तरह एक ग्रामर कंसेप्ट को यहाँ पे देखेंगे और आज इस ग्रामर कंसेप्ट में ये देखेंगे कि टू के बाद में भी जो है वो आईएनजी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है वो आती है, या कौन से नियम अपन को याद रखने चाहिए कि तब इसका टू के बाद में आईएनजी का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्री आइडिया था जो मैंने आज के सेशन का आपको दिया है। अब अपन आज के सेशन के एडिटोरियल पे चलते हैं। तो आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है अवर्टिंग द मासिव वेव। अवर्ट का मतलब देखो किसी चीज़ को होता है टालना। जब आप टालने की बात करते हैं तब अवर्ट उसको कहा जाता है। तो ये बताया जाता है कि भाई जो है वो तीसरी वेव, कोविड वेव भी जो है वो आने वाली है यहाँ पे, तो उसको कैसे टाला जा सकता है इस एडिटोरियल के अंदर वो सारी बातें बताई जाएंगी। इसकी सब हेडिंग क्या दी गई है, देखो, इंडिया नीड्स, यानी भारत को ज़रूरत है टू कमिट ए मच लार्जर एंड फास्टर इन्वेस्टमेंट टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। यानी भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और बड़े स्तर पर ज़्यादा जो है वो निवेश की यहाँ पे ज़रूरत है। इस चीज़ को सब हेडिंग के माध्यम से बताया गया है। देखो, इस एडिटोरियल को शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एडिटोरियल अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया है, जो चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र रहे हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम कर चुके हैं ये, और भारत में नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये एडिटोरियल है। और वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं वर्तमान में। तो ये इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि ये एडिटोरियल कितना महत्वपूर्ण होगा, और एग्जामिनर ज़्यादातर इसी तरीके के एडिटोरियल को कई बार अलग अलग जो है वो फॉर्मेट जो क्वेश्चंस के रहते हैं उनमें इस्तेमाल करता है। इसलिए आप इस एडिटोरियल को समझने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़े हुए अपन सवालों के जवाब भी आगे देंगे। तो आज के एडिटोरियल पे चलते हैं अपन। देखो, इवन एज वी बैटल द मासिव वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, यानी जैसी स्थिति में हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, द मासिव वेव यानी जो बड़े स्तर की जो है लहर है कोविड-19 के इन्फेक्शन की, उसी अवस्था में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक स्टेप्स, लेकिन उसी स्थिति में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके के कदम उठाना भी, टू अवॉइड, टालने के लिए, द नेक्स्ट सच वेव, कि इस तरीके की जो अन्य लहर आए उससे टालने के लिए जो है वो यहाँ पे इस तरीके के कदम उठाने भी जो है वो ज़रूरी हो जाते हैं।
फॉर अनलेस वी टेक दीज स्टेप्स, यदि इस तरीके के कदम जो है वो यदि अपन नहीं उठाते हैं, अनादर वेव इज ऑल बट सर्टेन। ऑल बट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगभग, यानी लेखक क्या कहना चाहता है अरविंद पनगड़िया जी, कि यदि अपन इस तरीके के कदम नहीं उठाते हैं तो दूसरी वेव आना लगभग जो है वो निश्चित है यहाँ पे। एज ऑन अप्रैल 23 यानी 23 अप्रैल तक the United States had fully vaccinated 36% of above 18 population and give the first jab to another 17। अब ये बता रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति देखिए आप, 23 अप्रैल तक जो है वो अमेरिका के अंदर फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए कितने, जो 18 से ऊपर की आयु वर्ग के जो है जो लोग थे यहाँ पे, उनमें से 36% तो पूर्णतः वैक्सीनेटेड हो गए, जबकि 17% जो अन्य हैं उनको फर्स्ट जैब लग चुका है। देखो यहाँ पे जैब का मतलब ध्यान रखना, हाँ, जैब का मतलब वैसे तो होता है इंजेक्शन, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं टीका, ठीक है। तो ये फर्स्ट जैब 17% को लग चुका है, पहला वाला, और 36% तो पूर्णतः टीकाकृत हो चुके हैं। येट फिर भी इट हैड बीन एवरेजिंग 60,000 केसेस पर डे, यानी यहाँ पे औसतन जो है वो कितने केसेस जो है वो यहाँ पे आ रहे थे, 60,000 केसेस जो है वो पर डे यहाँ पे आ रहे थे। एडजस्टिंग फॉर पॉपुलेशन साइज, और यदि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी गणना की जाए तो भारत में इसके हिसाब से कितने होने चाहिए, दिस इज इक्वलेंट, यानी ये समान होने चाहिए भारत के 2,50,000 केसेज इन इंडिया। लेकिन अपन तो देख रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा भारत के अंदर जो है वर्तमान में आ रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है लेखक। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी पहले और सबसे मुख्यतः स्टेप जो है वो कदम जो है टुवर्ड्स अवर्टिंग अनदर कोविड-19 वेव, यानी कोविड-19 की अन्य लहर को टालने के लिए जो कदम है, इज मच लार्जर एंड फास्टर इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। अब वो कदम क्या है कि एक बड़े स्तर पर और ज़्यादा तेज गति से निवेश जो है वो किया जाना चाहिए, कहाँ पे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, दैन करंटली प्लान, किसकी तुलना में, जो करंटली वर्तमान स्थिति में प्लान किया गया है उसकी तुलना में वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा जो है वो फास्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। Scaling up Covaxin production to 100 million units per month by July would be too little and too late। यानी ये कहा जा रहा है कि कोवैक्सिन के प्रोडक्शन को जो 100 मिलियन यूनिट पर मंथ जो बनने वाली है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे, बाई जो है वो जुलाई तक ऐसा जो होना है, वुड बी, ये जो स्थिति रहेगी टू लिटिल, यानी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, इस तरीके की, टू लेट हो जाएगा, इस तरीके की स्थिति में जो है वो इजाफा करना। एज्यूमिंग नेसेसरी रॉ मटेरियल आर अवेलेबल, ये मानते हुए कि जो मौजूदा जो रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध रहेगा यहाँ पे। द ऑब्जेक्टिव, यानी जो उद्देश्य है, शुड बी टू बूस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस स्थिति में ये जो है वो अपना उद्देश्य होना चाहिए कि अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहाँ पे जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। टू एटलीस्ट 500 मिलियन यूनिट्स पर मंथ, यानी 500 मिलियन यूनिट जो है वो पर महीने के हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए। भारत बायोटेक नीड नॉट बी द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन, यानी भारत बायोटेक केवल एकमात्र मैन्युफैक्चरर वैक्सीन का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या उसको इस तरीके की जिम्मेदारी केवल अकेले को नहीं सौंपी जानी चाहिए। प्रोडक्शन लाइसेंस में बी गिवन टू अनदर क्रेडिबल एंड क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरर। अब लेखक क्या बोल रहा है कि उत्पादन का जो लाइसेंस है वैक्सीन को, वो दूसरे विश्वसनीय और योग्य वाले मैन्युफैक्चरर्स को भी यहाँ पे दिया जाना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके। आगे देखते हैं। इफ़ नेसेसरी, यदि ज़रूरत है तो गवर्नमेंट मस्ट यूज पब्लिक फंड्स टू बाई फुल ऑनरशिप ऑफ द पेटेंट ऑन वैक्सीन एट रीजनेबल प्राइस फ्रॉम भारत बायोटेक, और यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार को निश्चित तौर पर यहाँ पे सार्वजनिक फंड का उपयोग जो है वो करना चाहिए
पूर्णतः मालिकाना हक उस पेटेंट कोवैक्सीन के पेटेंट को प्राप्त करने में सही मूल्य पर। किससे? भारत बायोटेक से। इट शुड देन मोबिलाइज मल्टीपल मैन्युफैक्चरर टू गो फुल स्पीड। और ये उस स्थिति में जो है, तब ये स्थिति में क्या करना चाहिए उसको? मोबाइलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एकत्रित करना। मल्टीपल मैन्युफैक्चरर यानी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को इस स्पीड पे या इस स्पीड से जाने के लिए। इट शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन रैपिड एक्सपांशन ऑफ अदर वैक्सीन सच एज कोविशील्ड एंड स्पुतनिक 5। और इसको जो है वो और भी कहाँ पे जो है इसके द्वारा निवेश किया जाना चाहिए? एक रैपिड एक्सपांशन यानी तेज गति से विस्तार को लेकर जो अन्य वैक्सीन है जैसे कोविशील्ड है या स्पुतनिक 5 है, उनको लेकर भी यहाँ पे इसका काम किया जाना चाहिए। A key reason why the United States has been able to move ahead rapidly with vaccination is that its government invested heavily in de-risking vaccine research। अब यहाँ पे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो क्यों यहाँ पे सक्षम है, हैज़ बीन एबल, क्यों यहाँ पे सक्षम हो पाया है टू मूव अहेड रैपिडली यानी तेज गति से आगे बढ़ने में विद वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसके साथ। इज दैट, अब वो कारण क्या है कि इट्स गवर्नमेंट की इसकी सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे निवेश किया इन डी रिस्किंग वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च की प्रक्रिया को बिना जोखिम भरा बनाने के लिए, ट्रायल्स को या फिर मैन्युफैक्चरिंग अर्ली ऑन, और या फिर जो उसका निर्माण है उसका निर्माण जल्द हो पाए। अर्ली ऑन का मतलब जो जल्द है, तो उसके लिए काफ़ी निवेश उन्होंने वहाँ पे किया। According to a paper by Chad Bowen and Thomas Balke, the government began assisting vaccine manufacturer financially as early as Feb 2020। अब एक जो है वो पत्र के द्वारा, चैड बाउन और थॉमस के एक पत्र के द्वारा ये पता चला कि सरकार ने, वहाँ की जो अमेरिका की सरकार है उसने मदद करना प्रारंभ कर दिया था वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल यानी जो है वो तौर पर एज अर्ली एज फेब 2020 यानी फरवरी 2020 से ही उन्होंने उनको मदद करना, पिछले साल से ही मदद करना प्रारंभ कर दिया। बाय मार्च 12, 2021 और 12 मार्च 2021 तक इट हैड कमिटेड, इन्होंने जो है वो ये कमिटमेंट किया था कि मोर देन 20 बिलियन ऑन क्लिनिकल ट्रायल, मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूचर परचेज ऑफ वैक्सीन डोजेज, कि ये जो है वो इतना पैसा यहाँ पे लगाएंगे जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रहेगा, या फिर जो है वो उनके वैक्सीन की परचेज को लेकर रहेगा, उससे ज़्यादा वो पैसा खर्च करेंगे, ऐसा कमिटमेंट उन्होंने किया था। ऑफ दिस का मतलब इसमें से मोर देन 15 बिलियन यानी 15 बिलियन से भी ज़्यादा डॉलर हैड बीन इन्वेस्टेड, निवेश किया जा चुका था। इवन बिफोर, किससे पहले भी, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन टुक प्लेस, यानी जब जो बाइडेन ने कार्यकाल संभाला उससे पहले ही जो है वो इतना 15 बिलियन डॉलर से ज़्यादा निवेश किया जा चुका था इस प्रक्रिया के अंदर। आगे देखते हैं लेखक क्या बोलना चाह रहा है। इन एन आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन जनवरी 7, 2021, यानी एक आर्टिकल जो 7 जनवरी 2021 को छपा था यहाँ पे, आई कौन, जो अरविंद पनगड़िया जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने इस बात का रिकमेंडेशन किया था दैट इंडिया इन्वेस्ट 8 to 10 बिलियन इन पब्लिक मनी इन वैक्सीन्स, यानी वो लोक जो पैसा है, लोक वित्त जो है, उसका 8 से 10 बिलियन जो है वो उसको वैक्सीन के लिए यहाँ पे खर्च करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने किया था उस समय। माई आर्ग्यूमेंट दैन, उस समय मेरा ये तर्क जो है वो था, वॉज दैट विद द इकोनॉमी लूजिंग सेवरल बिलियंस, की इकोनॉमी जो यहाँ पे काफ़ी सारे बिलियन डॉलर जो है वो खो रही है ईच वीक, प्रत्येक सप्ताह, टू कोविड-19 को लेकर, वी वुड मोर देन रिकूप दिस इन्वेस्टमेंट, हमें जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर जो है वो करने के बजाय ज़्यादा थ्रू ए स्पीडियर फुल रिस्टोरेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के फुल रिस्टोरेशन का मतलब पूर्ण रूप से जो यहाँ पे फिर से उसको जो है वो प्राप्त करने के लिए, स्पीडियर यानी ज़्यादा
तेज गति से। टू दिस, इसके लिए वी मे एड द बेनिफिट ऑफ सेविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स शुड देयर बी अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शन। और इसके लिए, टू दिस, इसके लिए वी मे ऐड द बेनिफिट, हमें जो है वो यहाँ पे बेनिफिट जो है वो इस तरीके की जो बचत का जो है वो जोड़ना यहाँ पे चाहिए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, जहाँ पे जो है दसों हजार लोगों का जो जीवन है, शुड देयर बी अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शंस, यानी यहाँ पे वो जो दूसरी लहर जो यहाँ पे संक्रमण की है उससे यहाँ पे जो है वो हजारों लोगों के जीवन को यहाँ पे बचाना चाहिए यहाँ पे, या उससे बचाव के प्रयास यहाँ पे किए जाने चाहिए। टर्निंग टू द स्ट्रेटेजी, यानी इस रणनीति की ओर जो है वो मुड़ते हुए, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो संभालने वाली स्थिति है या प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो वैक्सीन की हैं, वी नीड टू रिकॉग्नाइज, हमें पहचानने की ज़रूरत है, दैट द रिसेंट डिसेंट्रलाइजेशन, कि हाल ही में जो विकेंद्रीकृत किया गया है परचेज को, खरीदी को, और एलोकेशन जो आवंटन है वैक्सीन का उसको लेकर, हैज़ बीन ए मिस्टेक, यानी वो एक गलती यहाँ पे हुई है यहाँ पे। गिवन दैट पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूट्स ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी एक जो है वो पैंडेमिक कॉन्स्टिट्यूट्स ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का निर्माण यहाँ पे करता है। ऑप्टिमल रेस्पॉन्स, ऑप्टिमल रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अनुकूल रहने वाली जो प्रतिक्रिया है टू इट, इसके लिए रिक्वायर्स प्लानिंग, जिसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेशंस की आवश्यकता है, और प्रायोरिटाइजेशन की आवश्यकता यहाँ पे है, यानी वरीयता देने की आवश्यकता है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन डिलीवरी एट नेशनल लेवल, कि भाई प्रत्येक जो है वो लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन का सही तरीके से यहाँ पे वितरण हो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे जो है वो सारी व्यवस्थाएं इन चीज़ों को लेकर होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो द अप्रोच टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट, और ये वही अप्रोच है जो अमेरिका के द्वारा भी यहाँ पे अपनाई गई। एक कंट्री, यानी एक ऐसा देश, दैट अदरवाइज, जो अन्यथा जो है चैंपियंस डिसेंट्रलाइजेशन एंड मार्केट, जो एक तरीके से अदरवाइज जो है वो क्या है, चैंपियन है विकेंद्रीकृत को लेकर और मार्केट को लेकर, लेकिन उसने भी जो है इस तरीके की जो है वो स्ट्रेटजी को अपनाया, उसने खुद वहाँ पे एलोकेट की, प्लानिंग की वहाँ पे प्रॉपर तरीके से। द फेडरल गवर्नमेंट, देखो फेडरल गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखना, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका की सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ नेगोशिएटेड, नेगोशिएटेड का मतलब मोल भाव किया उसने मूल्यों को लेकर, विद ऑल वैक्सीन मैन्युफैक्चर, जितने भी वैक्सीन को निर्माण करने वाले हैं उनसे, एंड एलोकेट्स वैक्सीन सप्लाईज डायरेक्टली, और वैक्सीन सप्लाई को प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ पे आवंटित किया, टू जस्ट नॉट जस्ट स्टेट गवर्नमेंट, ना केवल राज्य सरकारों को, बट ऑल्सो मेजर प्राइवेट एंटिटीज़, बल्कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज हैं उनको भी यहाँ पे जो है वो सरकार ने ही आवंटित किया, दैट एडमिनिस्टर वैक्सीन, जो वैक्सीन की व्यवस्था को यहाँ पे संभालते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि सरकार ने जो अभी हाल ही के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का जो व्यवस्था अपनाई है वो एक तरीके से गलत है। यहाँ पे सरकार को, केंद्र सरकार को आगे आकर सारी व्यवस्था को यहाँ पे जो है वो फ्रंट लीड करना चाहिए, संभालना चाहिए और खुद को ही एलोकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से खरीदेंगी, हॉस्पिटल्स अपने हिसाब से खरीदेंगे, तो उससे व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है और सही तरीके से वो संभालने में नहीं आएगी। आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहा है लेखक, देखो। द इशू बिकम्स स्पेशली रिलेवेंट इफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी लैग्स एंड वी आर एबल टू अचीव ए पेस ऑफ नो मोर देन 150 मिलियन जैब्स पर मंथ ऑन सस्टेन्ड बेसिस। लेकिन जो ये मुद्दा है, दिस इश्यू, यानी ये जो मुद्दा है, बिकम्स स्पेशली, यानी वो ज़्यादा विशेष हो जाता है यहाँ पे। रिलेवेंट का मतलब जो संबंधता है इस चीज़ को लेकर, यदि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता जो है, लैग्स का मतलब जो है वो कम हो जाना है ना, लैग्स का मतलब है कम हो जाना यहाँ पे, एंड वी आर एबल टू अचीव, और हम यहाँ पे सक्षम हो इस गति को, पेस का मतलब जो गति है,
ऑफ नो मोर देन, यानी 150 मिलियन जैब्स जो है यानी टीके जो हैं पर महीने से ज़्यादा जो है वो प्राप्त करने में यहाँ पे अपन जो है वो सक्षम हों, और इससे ज़्यादा मतलब अपन सक्षम ना हो पाए पर मंथ ऑन सस्टेन बेसिस के ऊपर, यानी 150 टीके से ज़्यादा प्रति महीने जो है एक सतत तौर पर, सस्टेन्ड बेसिस का मतलब क्या होता है, एक सतत तौर पर यानी लगातार तौर पर। तो ये स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ज़्यादा स्पेशल हो जाती है जब आप इससे ज़्यादा जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसको गति नहीं दे पा रहे हैं। विद 2 जैब्स पर पर्सन नीडेड, अब अपन ये जानते हैं कि 2 टीके लगवाने पड़ते हैं कोविड-19 के 28 दिन के गैप से, ये यही बोल रहा है। इट वुड देन टेक अस 1 full years टू वैक्सीनेट अबव 18 पॉपुलेशन, और यदि ये गति रही तो पूरा जो है वो साल भर लग जाएगा 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को टीका लगने में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कुल जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा, यानी 18% से जो है 18 साल से ऊपर के जो आयु के ज़्यादा लोग जो हैं वो कुल जनसंख्या का 65% हिस्सा बनाते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ डैमेज फ्रॉम कोविड-19 वेव्स, अब कोविड-19 की जो लहर है उससे कम जो है वो नुकसान यहाँ पे हो ड्यूरिंग दैट, इस दौरान 1 ईयर के दौरान, वुड रिक्वायर प्रायोरिटाइजिंग रीजन्स, यानी इससे अपन को क्या करना चाहिए कि प्रायोरिटी देनी चाहिए कुछ क्षेत्रों को, दैट फॉल विक्टिम्स टू दूज वेव, जो इस तरीके की जो है वो लहर से जो है वो ज़्यादा ग्रसित हुए हैं या ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको अपन को वरीयता यहाँ पे जो है वो उनको दिया जाना चाहिए। ए रफ एंड रेडी एनालिसिस, एक जो है वो रफ तरीके से या जो मौजूदा एनालिसिस है यहाँ पे ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा, यानी जो जिले स्तर के आंकड़े हैं शोज प्रदर्शित करते हैं दैट ओवर करंट वैक्सीनेशन, की मौजूदा जो यहाँ पे टीकाकरण स्ट्रेटेजी है हैज़ डन ए पुअर जॉब, उसने एक बहुत बड़ा जो है वो सही तरीके से या बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन का काम जो है वो यहाँ पे किया गया है, यानी बिना वरीयता के ही टीके बांट दिए गए। यानी आगे जो है वो यहाँ पे यही बताया जाएगा कि जिस तरीके से मान लो जो जिला ज़्यादा प्रभावित है उसको टीका ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो प्रभावित कम है उसको तो टीके ज़्यादा दे दिए गए, और ज़्यादा प्रभावित वहाँ पर टीके कम दे दिए गए, तो वरीयता के हिसाब से टीकाकरण यहाँ पे नहीं बटा, और इसीलिए वो जो है वो खराब भी वहाँ पे हुए। तो आगे देखते हैं, एज ऑन अप्रैल 21, 2021 टॉप 40 डिस्ट्रिक्ट्स बाई द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस अकाउंटेड फॉर 52% ऑफ द केसेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 21 अप्रैल 2021 तक जो 40 शीर्ष जो हैं वो जिले थे जो एक्टिव केसेस के नंबर के हिसाब से, वो यहाँ पे जो है वो केसेस का 52% हिस्सा जो है वो यहाँ पे थे यहाँ पे, बट रिसीव्ड ओनली 21% ऑफ ऑल जैब्स। अब वो 52% केस वहाँ से आ रहे थे पूरे टोटल केसेस के, लेकिन कुल टीकाकरण का सिर्फ उनको 21% ही हिस्सा मिल रहा था। जैब्स का मतलब टीका है। अरावली डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात with 397 active cases administered 2,70,000 vaccine shots, while Latur district in Maharashtra with 16,732 active cases administered 2,10,000 shots। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि ये बोल रहा है कि अरावली जिला जो कि गुजरात के अंदर जो है वो है, जहाँ पे 397 एक्टिव केस ही वहाँ पे जो है मौजूद थे, और वहाँ पे जो है वो 2,70,000 वैक्सीन शॉट जो है वो भेज दिए गए थे। जबकि लतूर डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे 16,732 केस थे, फिर भी वहाँ पे 2,10,000 जो है वो टीके ही भेजे गए वहाँ पे। तो ये एक तरीके से जो है गलत प्रबंधन यहाँ पे टीके का किया गया। इसके ऊपर भी सवाल खड़े यहाँ पे किए जा रहे हैं कि यानी बिना प्राथमिकता के उस चीज़ का वितरण किया गया, जहाँ पे प्रभावित है वहाँ पे अपन को ज़्यादा भेजना चाहिए उसको, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब आगे देखते हैं लेखक क्या बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं, देखो, एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटेंडेड का मतलब अवांछित, अनपेक्षित बोल सकते हैं अपन, जो परिणाम है रिसेंट डिसेंट्रलाइजेशन, हाल ही के विकेंद्रीकरण का,
हैज़ बीन दैट द डिसीजन मेकिंग पावर, कि यहाँ पे निर्णय लेने का जो अधिकार है फॉर द एलोकेशन ऑफ 50% वैक्सीन सप्लाई, यानी 50% जो वैक्सीन की सप्लाई है उसको लेकर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू मैन्युफैक्चरर, कि उसका 50% हिस्सा जो है कि भाई किस तरीके से पास की जाएगी इसकी सप्लाई को, वो निर्माता के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया यहाँ पे अंटिल जुलाई, यानी जुलाई तक. दिस मीन्स प्रिंसिपली वन मैन्युफैक्चरर हु हैज़ गॉन on to announce that he would give the bulk of his supply to Maharashtra. जुलाई तक. दिस मीन्स, इसका ये मतलब हुआ प्रिंसिपली की महत्वपूर्ण तरीके से या मुख्यतया वन मैन्युफैक्चरर की एक जो निर्माता है, हु हैज़ गॉन ऑन टू अनाउंस, जिसने ये घोषणा जो है वो की यहाँ पे, दैट ही वुड गिव द बल्क ऑफ दिस सप्लाई, कि वो अपनी जो बल्क सप्लाई है वो किसको देगा यहाँ पे, महाराष्ट्र को देगा. हिज होम स्टेट, जो उसका होम स्टेट है. इवन इफ महाराष्ट्र हैपन्स टू बी द स्टेट विद मोस्ट इन्फेक्शंस एट द मोमेंट. अब अपन को ये पता है कि अभी जो है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाला जो है वो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे, चलो ठीक है, वो उसको जो है वहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा दे रहा है, यदि अपन को ये बात अभी समझ में आ रही है. सच एलोकेशंस, लेकिन इस तरीके का जो आवंटन है, इज स्केर्सली, यानी वो मुश्किल तौर पर ही इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट नेशन वाइड, वो राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक हित में ही मुश्किल से ही है. लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यद्यपि महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जो एलोकेशन है यहाँ पे, जो ये बोल रहा है कि भाई महाराष्ट्र को ही हम देंगे ज़्यादातर हिस्सा, वो यहाँ पे राष्ट्रहित में जो है मुश्किल से ही नज़र आ रहा है, यानी वो राष्ट्रहित के लिए सही नहीं है यहाँ पे. आगे देखते हैं लेखक क्या बोलना चाह रहा है. इट इज़ लाइकली दैट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी एज ए रेस्पॉन्स टू बैरेज ऑफ इल इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म. इट इज़ लाइकली का मतलब ये संभवतया है, दैट की द गवर्नमेंट की, भारत की जो सरकार है, अनाउंस्ड, उसने घोषणा की है, द डिसेंट्रलाइजेशन, कि ये जो टीका को बांटने की विकेंद्रीकृत जो नीति है सरकार की, एज ए रेस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया के तौर पर है, टू बैरेज. बैरेज का मतलब यहाँ पे जो रोक है, यहाँ पे किस चीज़ के लिए रोक को लेकर, जो इल इन्फॉर्म्ड, गलत सूचना से जो आलोचना है उसकी एक, उसके तरफ से प्रतिक्रिया दिखाने के एक जो है वो रूप था यहाँ पे. बट इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स ए रीथिंक वंस द करंट क्राइसिस अबैट्स. लेकिन यहाँ पे जो है वो मुख्यतया स्थिति क्या है, बट इट इज समथिंग, लेकिन ऐसा है, दैट द रिक्वायर्स, जिसकी जरूरत है, ए रीथिंक यानी पुनर्विचार की, वंस एक बार, द करंट क्राइसिस अबैट, यानी मौजूदा जो आपदा है. अबैट का मतलब क्या होता है, अबैट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, यानी मौजूदा क्राइसिस को खत्म करने के लिए एक बार इस नीति के ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है. एज ए रूल, एक नियम के तौर पर, पॉलिसी रिवर्सल शुड बी अवॉइडेड टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, बट व्हेन टू मच ऑफ द पॉलिसी इंटरेस्ट इज एट स्टेक, कोर्स करेक्शन मस्ट बी डन. लेकिन नियम ये कहता है कि पॉलिसी रिवर्सल यानी पॉलिसी को जो बदलने की जो स्थिति है, शुड बी अवॉइडेड, उसको जो है वो यहाँ पे दरकिनार किया जाना चाहिए. टू मिनिमाइज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को यहाँ पे कम करने के लिए. बट व्हेन टू मच ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज एट स्टेक, लेकिन काफ़ी सारा लोक हित जब दाव पर लगा हो, कोर्स एक्शन मस्ट बी डन, तब निश्चित तौर पर उसमें बदलाव जो है वो किया जाना चाहिए. टू ब्लंट पोटेंशियल एलिगेशन, पोटेंशियल एलिगेशन का मतलब यहाँ पे जो आरोपण है, यहाँ पे जो आरोप यहाँ पे लगाए गए या आरोपण है, ब्लंट का मतलब जो है वो किसी स्थिति को कम करना यहाँ पे, है ना, या मंद कर देना. ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन का मतलब राजनीतिकरण.
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आरोप लगे कि राजनीतिकरण को लेकर, यहाँ पे टू ब्लंट, उसको कम करने को लेकर, ऑफ एलोकेशन, आवंटन को लेकर। तो अपन ने देखा था कि अभी थोड़े दिन पहले कभी कौन सा राज्य बोल रहा था, कभी कौन सा राज्य बोल रहा था कि हमें टीका नहीं दिया जा रहा, हमें पर्याप्त मात्रा टीके की नहीं मिल रही। तो सरकार ने उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। अब सरकार ने बोल दिया कि भैया आप जो है वो मैन्युफैक्चरर से सीधा खरीदो, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी यहां पे नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है उसी को डिसेंट्रलाइज पॉलिसी कहा गया है, और सरकार ने आलोचना से बचने के लिए ही ये काम किया, अपनी नीति के अंदर बदलाव किया, ये बताया जा रहा है। द गवर्नमेंट में डेलीगेट, डेलीगेट शब्द का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का मतलब होता है अधिकार देना किसी को। तो डेलीगेट का मतलब क्या है बच्चों? अधिकार देना। द अथॉरिटी यानी किसी अथॉरिटी को, टू एन इंडिपेंडेंट, जो एक स्वतंत्र ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, तो यहां पे उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा उनको अधिकार दिया जाना चाहिए उस चीज के जो है वो यहां पे बंटवारे के लिए। आज के एडिटोरियल का अंतिम हिस्सा देखो क्या बता रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी अंतिम लेकिन कम से कम, नथिंग दैट द गवर्नमेंट डज कैन कंपनसेट टू डीरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय सिटीजन। यानी यहां पे नथिंग दैट गवर्नमेंट डज कैन कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब जो है वो किसी चीज की पूर्ति करना या भरपाई करना बोल सकते हैं अपन, फॉर डीरेलिकेशन। डीरेलिकेशन का मतलब होता है लापरवाही, और लापरवाही कौन सी? यहाँ पे जो ड्यूटी है, जो उत्तरदायित्व है, बाय सिटीजन्स, नागरिकों का जो उत्तरदायित्व है, यहाँ पे सिटीजन्स के द्वारा जो उत्तरदायित्व है, उसकी लापरवाही को यहाँ पे जो है वो खाना पूर्ति या उसकी भरपाई जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है कम से कम। गिवन हाउ एग्रेसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल दिस वायरस इज, अब जैसा कि हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो वायरस है वो अपन को कोई आइडिया यहाँ पे उस चीज़ को लेकर नहीं है कि वायरस जो है वो कितना एग्रेसिव है, या इसके बारे में अपन अनुमान नहीं लगा पाते हैं। द ओनली श्योर फायर, श्योर फायर का मतलब होता है देखो फुल प्रूफ किसी चीज़ का, है ना, फुल प्रूफ को श्योर फायर बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इट इज कीपिंग आउट ऑफ इट्स पाथ, कि इस वायरस के रास्ते से ही दूर रहा जाए। यानी सबसे बेहतर बचने का तरीका क्या है कि इस वायरस के रास्ते में ही मत आओ आप, तो फिर जो है बचा जा सकता है। एंड दैट मीन्स, और इसका मतलब यहां पे क्या है कि मिनिमाइजिंग आउटसाइड मूवमेंट, कि बाहर घर से कम निकलो। वियरिंग मास्क व्हेन स्टेपिंग आउट, और जब बाहर जाना ही पड़े तो कम से कम मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। इवन एज, जहां तक कि वी असर्ट, असर्ट का मतलब जो है वो किसी चीज का दावा करना यहां पे, है ना, या प्रभावशाली तरीके से कहना। आवर राइट्स, हमारे अधिकारों के बारे में जब हम जो है वो जहां तक इस चीज के बारे में बात करते हैं या उस पे ऊपर दावा करते हैं। एंड ब्लेम, और आरोप लगाते हैं द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर, फॉर एवरी सिंगल इल वी सफर, यानी कोई भी एक बीमारी जिससे हम सफर हो रहे हैं, जिसके तहत हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं। वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का आत्मचिंतन करना, है ना, या अपने अंदर झांकना भी बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अपने अंदर झांकना या आत्मचिंतन करना। ऑन वेदर वी हैव बीन डिस्चार्जिंग और ऑन सिविक ड्यूटी, कि क्या अपन जो है अपना नागरिक जो धर्म है, यहाँ पे नागरिक जो कर्तव्य है, उसको यहाँ पे पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सवाल जो है वो यहाँ पे आत्मचिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे अरविंद पनगड़िया ने इस स्थिति को यहाँ पे बयां किया है। तो आप देख सकते हैं ये अरविंद पनगड़िया के द्वारा लिखा गया है, जो राइटर हैं यहाँ पे इकोनॉमिक एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं इकोनॉमिक्स के, और ये एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के,
और फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेखक हैं ये इकोनॉमिक्स के अंदर, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे पटरी पे लाने के लिए, नागरिकों को अपना कर्तव्य धर्म निभाने के लिए कहा है, और सरकार को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन बढ़ाने से संबंधित आह्वान किया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें जो थीम है वो ज़बरदस्त थीम है, और एक इकोनॉमिस्ट किस तरीके से सोचता है अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो बयां की गई है। अब अपन इस आर्टिकल से जुड़ी हुई वोकेब के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो अगला पहलू अपना रहेगा वोकेब सेक्शन। तो आज के वोकेब सेक्शन पे चलते हैं। देखो एवर्ट, एवर्ट का देखो जो है वो क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं टालना किसी चीज़ को। जब टालने की बात करते हैं तो अपन थ्वाट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो है थ्वाट इसी से संबंधित हो सकता है, इसको अवॉइड भी बोल सकते हैं अपन, सेम चीज़ है यहाँ पे। जैब का मतलब देखो वैसे तो होता है इंजेक्शन, ठीक है, या टीका बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, ये वैक्सीन या इंजेक्शन से संबंधित हो जाएगा। मोबाइलाइज का मतलब होता है एकत्रित करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो एकत्रित करना या इकट्ठा करना क्या हो जाएगा यहाँ पे, असेंबल हो जाएगा। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना, या अपन शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं आवंटन करना, ठीक है। तो बांटना या आवंटन करना क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लैग का मतलब होता है मंद, या फिर जो है वो धीरे चलना हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपन डिक्रीज जो है वो यहाँ पे बोल सकते हैं। अनइंटेंडेड का मतलब होता है बेपरवाह होना, या फिर जो है वो किसी चीज़ से बेखबर होना, उसके लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पे इनएडवर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम किसी चीज़ का, रिजल्ट अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका परिणाम या रिजल्ट हो जाएगा। स्कैर्सली का मतलब जो है मात्र या मुश्किल से ही, तो अपन इसको बेयरली यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था वोकेब का। अब अपन अगले पार्ट पे चलते हैं वोकेब के। वोकेब के अगले पार्ट में पहला शब्द है बैरेज। बैरेज का मतलब देखो वैसे तो बैरेज का मतलब रोक भी होता है, या गोलीबारी के लिए भी अपन इस्तेमाल करते हैं। तो गोलीबारी या बैरेज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको बम्बार्डमेंट अपन जो है वो यहाँ पे बोल सकते हैं। अबैट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना या कमी लाना वहाँ पे। तो कमी करना और कमी लाने को अपन क्या बोल सकते हैं, लेसन यहाँ पे बोला जा सकता है। ब्लंट का मतलब होता है देखो वैसे तो धार कम करना, धार कम करना, या इसको बोल सकते हैं मंद करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो धार कम करना या मंद करना ये क्या हो सकता है, वीकन हो सकता है, ठीक बात। डेलीगेट का मतलब होता है जिम्मेदारी सौंपना, या अपन इसको बोल सकते हैं नियुक्त करना किसी चीज़ को, जिम्मेदारी सौंपना या नियुक्त करना जो है वो इसको कहा जा सकता है। तो किसी को असाइन करना सेम ही चीज़ होता है, तो असाइन अपन बोल सकते हैं। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना किसी चीज़ की, भरपाई करना बोल सकते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में देखो एक शब्द और यहाँ पे दिया गया है रिकूप। रिकूप का मतलब भी देखो क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना या भरपाई करना होता है। दोनों शब्दों का मतलब यहाँ पे सेम है, 13 और 18, ठीक है। तो आप इसको रिकवर बोल सकते हैं। तो 13 वाले में भी रिकवर ठीक है, और 18 वाले में भी रिकवर यहाँ पे ठीक है। या इसको ऑफसेट कहा जा सकता है, 13 वाले में भी ठीक है और 18 वाले में भी ठीक है ये। इसके बाद में डीरेलिकेशन। डीरेलिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा करना या किसी चीज़ का परित्याग कर देना, हटा देना, ठीक है। तो परित्याग कर देना या हटा देना, इसको नेग्लेक्ट बोल सकते हैं अपन। तो ये नेग्लेक्ट हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद में श्योर फायर। श्योर फायर का मतलब होता है जो चीज़ अचूक है, यानी पूर्णतः ठीक है, ठीक है, उसको अपन फुल प्रूफ बोल सकते हैं। तो ये फुल प्रूफ इस पे आ जाएगा। एसर्ट।
एसर्ट का मतलब जो है यहाँ पे दावा करना है किसी चीज का, ठीक है। तो दावा करना या तर्क रखना, उसको अपन जो है वो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आर्ग्यू बोल सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे देखो, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अभी मैंने बताया था जब पैसेज पढ़ाया था, इसका मतलब होता है चिंतन करना या आत्म मंथन करना अपने बारे में। तो इसको कंटेम्पलेशन अपन बोल सकते हैं। तो ये 17 कंटेम्पलेशन से संबंधित हो जाएगा। तो ये अपना वोकेब सेक्शन था आज का। बहुत शानदार वोकेब है ये, आप जरूर इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करते रहें। जितने भी मेरे सेशंस आ रहे हैं आप ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें इनको। आने वाले समय के अंदर आप चाहे एसबीआई क्लर्क दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा दावा है आपको से। आप यदि मेरे सारे सेशंस को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो मैं इतनी चीज़ें लेके आता हूँ कंसेप्ट की कि आपकी कोई भी चीज़ इंग्लिश के अंदर नहीं छुड़ेगी और आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। तो सारे सेशंस बहुत जो है वो अच्छे से आप देखें, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगला अपना सेक्शन आज का है ग्रामर एरर। देखो आज की ग्रामर एरर जो है वो अपने कल के द हिंदू के एडिटोरियल से ली गई है, यानी द हिंदू के एडिटोरियल से ही ली गई है ये। और इसमें ग्रामर एरर किस तरीके से है और एग्जाम में भी आपके सेम हूबहू डिट्टो एकदम जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसको अपन पहली एरर पे चलते हैं। देयर इज नो डिनाई। अब देखो ये एक फ्रेज होती है, यानी इस चीज के ऊपर स्पष्टता या इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, डिनाइंग लिखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो डिनाई नहीं आएगा यहाँ पे, डिनाइंग आएगा यहाँ पे। देयर इज नो डिनाइंग यानी इस चीज से इनकार नहीं किया जाता है। तो ये एक फ्रेज है यहाँ पे, है ना, ये फ्रेज है देयर इज नो डिनाइंग, तो इसको ध्यान रखेंगे। दैट द परसीव्ड डिले इन द यूएस रेस्पॉन्स। अब देखो यूएस का रेस्पॉन्स, यूएस की प्रतिक्रिया, तो यूएस की प्रतिक्रिया, तो यहां पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफे और फिर एस लगेगा। तो यूएस एपोस्ट्रोफे एस यहां पे आएगा। तो दो गलतियां इस क्वेश्चन के अंदर थी, यहां पे डिनाई को डिनाइंग में करना था और यूएस के आगे एपोस्ट्रोफे एस लगाना था आपको। आगे वाले देखते हैं। देखो, द यूएस शुड कंसिडर दियर असिस्टेंस। अब देखो सहायता सभी मिलकर अलग अलग थोड़ी करेंगे, एक एकल सरकार है यहाँ पे, दिया हुआ ना, तो यहाँ पे इसलिए दियर को हटा के क्या करेंगे, इट्स करेंगे यहाँ पे। टू इंडिया बोथ इन लाइट ऑफ दियर रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे दियर रिलेशनशिप क्यों आया, क्योंकि भारत और अमेरिका की बात की जा रही है, दो देशों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफ द फैक्ट दैट as a key global supplier of pharmaceutical and vaccines. To move comes after what many saw as a delayed. अब देखो delayed नहीं आएगा क्योंकि delayed तो adjective होता है। अब a यहाँ पे दिया हुआ है तो अपन को इसका मतलब पता है कि noun आना चाहिए, तो noun आना चाहिए तो क्या आएगा, delay आएगा। ये noun फॉर्मेट में है, तो ये यहाँ पे सही था। अब यूएस रेस्पॉन्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस दिया हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पॉन्स के साथ विद नहीं आएगा, क्या आएगा, टू का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना था आपको। आगे देखते हैं। इट इज हर्टन। अब देखो हर्टन तो यहां पे वर्ब का काम कर रही है ना। एडजेक्टिव यदि अपन देखें तो यहां पे क्या आएगा, HEARTENING, हार्टनिंग। तो इट इज हार्टनिंग। हार्टनिंग का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है या खुश करने वाली जो है वो स्थिति है। दैट मोर देन ए डजन कंट्रीज, की एक दर्जन से भी ज़्यादा देश जो है अमेरिका को मिलाकर, हैव प्रॉमिस टू सप्लाई, उन्होंने वादा किया है सप्लाई करने को लेकर, दीज विद इन अ वीक, एक सप्ताह के भीतर, एंड सम ऑफ दूज सप्लाईज हैव ऑलरेडी बिगन टू अराइव, यानी जो ऑक्सीजन है या अन्य भी जो चीज़ें दवाइयाँ हैं उसको भेजने का भारत से वादा किया है। तो इट इज़ हार्टनिंग। हार्टनिंग का मतलब ये एक बहुत खुश करने वाली स्थिति है, यहाँ पे हार्टनिंग यहाँ पे आएगा, हर्टन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हर्टन तो खुद वर्ब है यहाँ पे। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल करेगा यहाँ पे, या इसको वर्ब भी करेंगे तो इसके साथ वैसे ING आएगा, तो आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं इसको। द US प्रेसिडेंट जो बाइडन। अब देखो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब
प्रेसिडेंट का नाम दिया हुआ है जो बाइडन, तो यहाँ पे दी आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिंपल सा नियम आपको ध्यान रखना है। सेड दैट हिज गवर्नमेंट किसकी? जो बाइडन की सरकार, तो हिज यहाँ पे ठीक है। क्विकली डिप्लॉय नंबर ऑफ कोविड-19 रिलेटेड सप्लाईज टू हेल्प इंडिया बैटल इट्स करंटली क्राइसिस विद द पैंडेमिक। टू हेल्प इंडिया, तो ये किसकी मदद करना? इंडिया की। क्या करने के लिए? बैटल इट्स करंट क्राइसिस विद द पैंडेमिक। आगे देखते हैं। इन द शॉर्ट टर्म व्हाट इंडिया नीड्स फ्रॉम एब्रॉड। इन द शॉर्ट टर्म यानी लघुकालीन समय में, व्हाट इंडिया नीड्स, भारत को क्या जरूरत है, तो व्हाट नीड्स के लिए हिसाब से यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज का इस्तेमाल होगा। अब टू फॉल्ड चीज़ें यहाँ पे, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंटेनर्स, कंसंट्रेटर एंड जनरेटर। लास्ट एरर देखते हैं आज की, इंडियाज फॉल्टरिंग स्टेप। फॉल्टरिंग स्टेप का मतलब लड़खड़ाते जो कदम है भारत के, इन द फाइट विद, किससे लड़ाई में? कोविड-19 की लड़ाई में। तो लड़ाई किसके खिलाफ होती है तब विद नहीं आता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लड़ाई जब किसी के खिलाफ होती है तो अगेंस्ट का यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये विद यहाँ से हटेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट एरर थी यहाँ पे। अब अपन बात करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क के एक्सक्लूसिव जो है वो स्टडी मटेरियल की, है ना। मैं सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया आज आपके इस वीडियो के अंदर दूंगा, यानी सिर्फ आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके के सवाल उस कंसेप्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। एक दो सवाल अपन सॉल्व करने का भी यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं अपन। देखो एसबीआई के पिछले साल के जो पेपर हैं उसके अंदर वर्ड स्वैप एक्सरसाइज, या जिसको आप वर्ड एक्सचेंज एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बारे में लगभग 10 सवाल पूछे गए थे। बहुत इजी सवाल हैं। थोड़ा सा आप रीडिंग के ऊपर यदि आपकी पकड़ है तो आप आसानी से चंद सेकंडों के अंदर ये सवाल कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे, इसके सवाल के ऊपर चलेंगे कि होता क्या है ये। द सेलाइंट का मतलब जो है वो यहाँ पे जो मुख्य होते हैं, सील ऑफ दीज मास्क, तो ये जो मास्क होते हैं पहनते हैं अपन, उसी के बारे में बोल रहा है। आर दैट द प्रोवाइड ए कंप्लीट फीचर अराउंड द नोज, तो नोज के चारों ओर कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करवाएंगे कि सील प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखना यहां पे, एंड माउथ विद ए गैस्केट फिटिंग दैट प्रोवाइड्स नो लीकेज। अब देखो यहां पे करना क्या होता है, देखो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं इसको, सवाल को। यहां पे क्या होता है कि गलत शब्द सेंटेंस के अंदर लगा दिए गए हैं, और वर्ड इस एक सेंटेंस के अंदर गलत वर्ड्स लगा दिए गए हैं। जैसे ये वर्ड गलत फिट किया गया है, और हो सकता है कि ये भी गलत हो, ये भी गलत हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और ये गलत हो, कोई भी वर्ड गलत फिट हो सकता है। तो यहां पे जो है एग्जामिनर क्या पूछता है कि भैया कौन से को एक्सचेंज करके, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन से वाले दो को एक्सचेंज करके अपन उसको सही सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, यदि नहीं है जरूरत तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को टिक कर देना है आपको। ये सवाल की कंसेप्ट है मूल रूप से। तो अपन देखते हैं, देखो अब देखो सेलाइंट क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, ये अपन को पता है। और मास्क जो है वो अपने नाक के चारों ओर तरफ क्या कर देता है? नाक को क्या कर देता है? सील कर देता है, बंद कर देता है। तो सील कहां पे आ जाएगा? सी वाली जगह। तो ए और सी आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। फिर अपन इसको पढ़ो, देखो द सेलाइंट फीचर्स यहां पे चला जाएगा। तो द सेलाइंट फीचर्स ऑफ दीज मास्क आर दैट द प्रोवाइड ए कंप्लीट सील around the nose and mouth with a gasket fitting that provide no leakage। तो इस तरीके से C को A से चेंज करना है। इसी तरीके की कंसेप्ट के अपन दो सवाल और करने वाले हैं यहां पे। अगले सवाल को देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। He said that the construction of the hospital demand in 2013 as there was no large hospital in Ambedkar Nagar and there was a begun from the people।
अब देखो लोगों से किसी चीज की क्या की गई होगी, अब वहां पे हॉस्पिटल नहीं था तो लोग किसी चीज की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। तो लोगों से क्या हुई वहां पे, बिगन हुआ कि डिमांड हुई। तो यहां पे बिगन के स्थान पर क्या आना चाहिए, डिमांड आना चाहिए। ठीक है, और डिमांड आना चाहिए तो फिर इसके स्थान पर जो है वो कौन सा चला जाएगा यहां पे, यानी बी वाले स्थान पे कौन सा चला जाएगा, बिगन चला जाएगा। तो ये बिगन यहां पे आ जाएगा। अब देखो इसको पढ़ के, ही सेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल बिगन, यानी शुरुआत हुई उसकी 2013 के अंदर। एज देयर वॉज नो लार्ज हॉस्पिटल इन अम्बेडकर नगर, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई अम्बेडकर नगर में था ही नहीं, और उसकी जो है वो मांग की गई थी यहां पे लोगों के द्वारा। तो बी को डी से अपन रिप्लेस कर सकते हैं और सेंटेंस को अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं अपन इसी से जुड़ी हुई। अगले सवाल पे चलते हैं। ही सेड दैट स्टैचू हैड बीन परमिशन विद द इंस्टॉल्ड ऑफ द ग्राम पंचायत बट एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव्ड इट डेलिबरेटली, यानी इसको डेलिबरेटली हटा दिया गया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डेलिबरेटली हटा दिया, इस यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड दैट स्टैचू की जो स्टैचू है, हैड बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये इंस्टॉल्ड कहां पे चला जाएगा, यहां पे दो पे, और दो तीन पे आ जाएगा, यानी 2 और 3 नंबर के जो वर्ड हैं वो आपस में एक्सचेंज होंगे। फिर देखो इसको पढ़ो। ही सेड दैट स्टेचू, ही सेड द स्टेचू हैड बीन इंस्टॉल्ड विद द परमिशन ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की परमिशन से उसको इंस्टॉल किया गया वहां पे। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा यहां पे। तो 2 को 3 से रिप्लेस करना पड़ेगा यहां पे, तो 2 को 3 से रिप्लेस करेंगे तो बी ऑप्शन आंसर में यहां पे सही है। तो ये बहुत सिंपल से सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसको वर्ड स्वैप एक्सरसाइज या वर्ड एक्सचेंज एक्सरसाइज अपन बोलते हैं। बहुत शानदार एक्सरसाइज है। केवल आपको रीडिंग की अच्छी हैबिट होनी चाहिए। तो आप मेरा एडिटोरियल डेली देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों को करने में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आप एसबीआई क्लर्क के बैंक को के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आप मेरे साथ इन सेशंस में बने रहें, आपको 100% फायदा होगा। कोई ग्रामर पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित अपने पास 45-46 दिन बचे हैं, और अपन ग्रामर पढ़ने में यदि अपना समय व्यतीत करेंगे तो अपन जो है वो जो अपन को चाहिए सिलेक्शन वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए वही चीज़ों पे ध्यान दें जिनको मैं आपके साथ लेके आऊँगा, आपके सामने प्रकट करूँगा, और वही आपके काम आने वाले हैं। तो आज अपन जो है वो अपने आगे के पहलू पे चलते हैं। आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे अपने जो है वो क्या थी, टू के बाद में भी जो है वो आईएनजी स्ट्रक्चर आती है। देखो ये कंसेप्ट सीधी सी आपको समझनी है कि टू दो तरीके से काम आता है। एक तो इन्फिनेटिव के तौर पर जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि टू को प्रेपोजिशन की तरह काम में ले रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगी। ये कंसेप्ट जिसने समझ लिया वो कभी इससे फेल नहीं होगा, यानी कभी गलती नहीं करेगा। हालांकि कुछ चीज़ें अपन को याद रखनी पड़ेंगी, तो अपन उसी को अपन देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कन्फेस्ड के साथ टू आएगा, लेकिन उसके बाद में स्टीलिंग यानी वर्ब आईएनजी स्ट्रक्चर। एडमिट टू लेकिन वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। डेडिकेटेड टू लेकिन वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। डेडिकेशन टू लेकिन वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। डिवोटेड टू लेकिन वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। डिवोशन टू लेकिन हेल्पिंग यानी वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। कमिटेड टू लेकिन वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर। तो आपको सीधा फंडा ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं जैसे कन्फेस्ड टू, एडमिट टू, डेडिकेटेड टू, डेडिकेशन टू, डिवोटेड टू, डिवोशन टू, कमिटेड टू के बाद में यहाँ पे वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी। इसको अपन साधारण शब्दों में और कैसे समझ सकते हैं वो मैं आपके सामने अभी ला रहा हूं। अब इस कंसेप्ट को अपन समराइज करेंगे यहाँ पे, यानी टू के बाद में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बल्कि आईएनजी स्ट्रक्चर आती है। अब जैसे वर्ब और यूज्ड टू है, अकस्टम्ड टू है, एवर्स टू है,
विद ए व्यू टू है, एडिक्टेड टू है, डिवोटेड टू है, इन एडिशन टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू। तो इनके बाद में जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, यूज्ड टू ड्राइविंग, ये सारी स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे होंगे कैसी है, जहां पे टू के बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आई है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो अगर कोई फ्रेजल जो है वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, गिवन टू ड्रिंकिंग, प्रॉन टू मैकिंग, यूज्ड टू ड्राइविंग। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि यूज्ड टू का उपयोग मॉडल्स के तौर पर भी होता है, तो ये अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका भी अपन को जो है वो पता यहां पे होना चाहिए। जैसे लेकिन मॉडल्स में यूज्ड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन धोखा खा जाते हैं इस चीज को लेकर। जैसे आई यूज्ड टू ड्राइव ऑन द राइट, तो यूज टू के बाद में अपन देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन ऊपर देखो सेंटेंस को, ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे अपन पहचान सकते हैं कि कहाँ पे मॉडल यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज्ड टू जो है वो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा और वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर आएगी। तो अगर यूज्ड टू के पहले वर्ब आए, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था वर्ब और उसके बाद में यूज टू, तो यूज टू के बाद में वर्ब की आईएनजी लगेगी। लेकिन अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं हो तो यूज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये डिफरेंस आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर, ये आदतन क्रिया को दर्शाता है और ये पास्ट के रूटीन हैबिट को दर्शाता है। ये किसी भी टेंस में हो सकते हैं। यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के टेंस का निर्धारण करता है। जैसे ही गॉट, तो गॉट ये पास्ट टेंस को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये सिर्फ और हमेशा क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। तो ये कंसेप्ट थी यहाँ पे जो आपने यहाँ पे समझी है। इसके बाद में इसी से जुड़े हुए कुछ और पहलू हैं, वो देखते हैं अपन। अब वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर को लेकर ये अपना जो है वो लास्ट स्लाइड है, और इसमें आप अपन देखेंगे कि कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनके बाद में आईएनजी वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल जो है के तौर पर यहाँ पे की जाती है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और जिरंड के तौर पर, यानी पैटर्न में जिरंड वाक्य के ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर रहेगा लेकिन आईएनजी स्ट्रक्चर में। जैसे ही स्टार्टेड सिंगिंग, ही हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग। तो ये पैटर्न में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, बिगिन, स्टार्ट, लव, लाइक, हेट, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रेफर, फियर, रिमेंबर, फॉरगेट, माइंड, मिस, सजेस्ट, प्रैक्टिस, ट्राई, अंडरस्टैंड, कीप, हेल्प, एडवाइज, एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, इंटेंड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, कैन नॉट हेल्प, रिसेट, डिफर, वर्थ, रिस्क, इट्स, नाउन या गुड है या प्रपोज है, रिग्रेट है, एंटिसिपेट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बाद में जिरंड के तौर पर यहाँ पे वर्ब आईएनजी आती है, और वो किसके तौर पर काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। इसके बाद में देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन आ सकता है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, ये भी वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर रहेगी। देखो इसमें कौन से हो सकते हैं, सी, हियर, स्मेल, फील, वॉच, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, लेसन, गेट, कैच, कीप, लीव, सेट और स्टार्ट। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, ब्रिज को क्रॉस करते हुए। आई हियर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्या करते हुए, चिल्लाते हुए। यू केप्ट मी वेटिंग, यानी जो है वो इंतजार करते हुए मुझे रहे, उसने जो है वो वहाँ पे देखा, या उस तरीके की चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं। तो किसी को कोई कार्य करते हुए इस तरीके के भाव वहाँ पे आ रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी स्ट्रक्चर काम में ली जाएगी। और कई बार जो है वर्ब के बाद में सीधे तौर पर जिरंड यहाँ पे काम आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे काम करेगा। तो ये आज का सेशन था जिसमें अपन ने विभिन्न तरीके की एक्सरसाइज की, आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की। आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखें। इससे जो है वो मोटिवेशन मिलता है एक टीचर को, एक अध्यापक को, उसकी द्वारा जो है यदि वो मेहनत कर रहा है और उसका एक मोटिवेशन के तौर पर बच्चों के द्वारा उसको रिमार्क वहाँ पे मिले तो वो और मेहनत करता है और अच्छी चीज़ें बच्चों के लिए लेके आ रहा है।
कुछ जो है वो कारणों की वजह से, अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से 1-2 दिन मैं नहीं ला पाया इस सेशन को, लेकिन हमेशा मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं इस सेशन को लगातार बना के रखूँगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में आप बच्चों को निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आप मेरे पुराने सेशंस आपने नहीं देखे हैं, तो पुराने सेशंस को भी आप ज़रूर देखें। आपको 101% बेनिफिट होगा। आप मेरे साथ बने रहें, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और मैं एसबीआई क्लर्क की स्पेशल एक्सरसाइज का वीडियोस जो है वो अलग से तैयार कर रहा हूँ। इस एडिटोरियल को तो ये चलता ही रहेगा, इसके अलावा एसबीआई की एक्सरसाइज मैं आपको डेली करवाऊंगा 20 से 25 मिनट, वो भी आपके लिए अलग से बनाई जा रही है और जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए जो है वो कंटेंट के साथ।